हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, अब आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं और आप सभी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे। लेकिन अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकूँ। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ समास। चलिए हम शुरू करेंगे अपना पाठ। तो समास क्या होता है? समास होता है किसी भी शब्द का संक्षिप्तीकरण। अगर उसको हम संक्षिप्त कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं समास करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। जैसे कि 3 रंगों का समाहार क्या हो गया? तिरंगा। या रसोई घर के लिए घर रसोई घर कहला गया। तो अब देखिए, रसोई घर के लिए घर इतना हमने लंबा लिखा था, लेकिन एक रसोई घर लिख देंगे तो ये हमारा समास हो गया। इस प्रकार संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। शब्दों के इसी मेल का संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जब हम शब्दों को संक्षेप कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो इसे हम समास कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाया जाता है और इसे समस्त पद कहते हैं। जब हम संक्षिप्त कर देते हैं किसी भी शब्द को, तो वो जो नया शब्द बन जाता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। इस समस्त पदों का विग्रह करके पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। जब ये इसे जो हमने छोटा किया था उसको फिर से हम अगर बड़ा कर देते हैं, पुनः पहले वाली स्थिति में उसको हम जब ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ना, शब्दों को तोड़ना। समस्त जो पद हैं उनको तोड़ दें अगर हम, तो उसे हम कहते हैं समास का विग्रह करना। समस्त पद में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। जैसे कि यहाँ देखिए, राजदूत यानी राज और दूत, तो इसमें 2 पद हो गए। एक हो गया राज हो गया, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया आपका, जैसे राजदूत में ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया आपका उत्तर पद। इसी तरह यथा समय में यथा हो गया पूर्व पद और समय हो गया उत्तर पद। तो इस तरह से हर शब्द के 2 पद होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो भेद है वो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा कर्मधारय समास। पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात यह लिंग वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता। इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब जैसे देखिए, यथाशक्ति, पहला पद इसका प्रधान हो गया। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, बेखटके यानी बिना खटके, बेकसूर यानी बिना कसूर के। तो ये सारे हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसका याद रखना कि इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और इसमें क्या होता है कि लिंग वचन और कारक की दृष्टि से ये कभी नहीं बदलता। अब देखिए, जैसे है आजन्मा, जन्म से लेकर, भर पेट, पेट भरकर, प्रतिपल, प्रत्येक पल, घर घर, प्रत्येक घर, बातों बात, बात ही बात में, यथासंभव, जैसा संभव हो, आमरण यानी मरण तक, यथारूप यानी रूप के अनुसार। तो ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अब हम दूसरा देखेंगे समास का जो दूसरा भेद है, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद जो होता है इसका वो प्रधान। उत्तर पद कौन सा होता है? अभी आपको मैंने बताया कि उत्तर पद जो होता है वो उत्तर पद की प्रधानता इसमें होती है। जैसे देशभक्ति, तो इसमें हो गया उत्तर पद क्या हो गया? ये। और इसमें जो लगा परसर्ग होता है वो लोप हो जाता है। इसमें परसर्ग क्या होता है? ये। तो इसका हो जाता है लोप। जैसे देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय।
तो यहाँ पर भी देखिए परसर्ग यहाँ बीच से हट गया, सर्वप्रिय सभी को प्रिय, राजकन्या राज की कन्या, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ ये तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन तत्पुरुष समास के भी कई उदाहरण होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे। आपने जो विभक्तियों में आपने कारक पढ़े होंगे तो उस कारक पर भी ये तत्पुरुष समास निर्भर करता है। उनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनके अनुसार ही ये भी होता है। चल सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष, यानी आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान संबंध का के की अधिकरण, ये सब आपने पढ़े हैं। संबंध का के की अधिकरण में पै पर पढ़ा होगा आपने। तो ये सारे तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, इनसे भी जुड़े हुए हैं। चलिए हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। इसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें जो ये जो कारक के जो चिन्ह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे धन प्राप्त यानी धन को प्राप्त, तो इसमें जो को है उसका देखिए को का लोप हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो भी जहाँ भी को आता है ये को कर्म तत्पुरुष में लोप हो जाता है। जैसे धन प्राप्त का हो गया, धन को प्राप्त तो को का लोप हो गया। ज्ञान प्राप्त यानी ज्ञान को प्राप्त तो को का लोप हो गया। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्गत यानी स्वर्ग को गया। परलोक गमन यानी परलोक को गमन। तो यहाँ देखिए आप सब में जो को है उस कारक का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे, और दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जन्मांध है, तो यानी कि जो करण तत्पुरुष में से होता है, से के द्वारा चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। और जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो इसमें क्या हो गया, से का लोप हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लोप हो गया, से, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। जब आप इसका विग्रह करेंगे ना बच्चों, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से समास के भेद के अंदर ये आ रहा है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसमें से का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी करण तत्पुरुष है ये। से कर्ता ने कर्म को करण संप्राय, आपने याद भी होगा है ना, कारक के चिन्हों का जो प्रयोग आपने याद किया था वो आपको अभी भी याद होगा, तो उसी के अनुसार ये चलता है। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, यहाँ से का देखिए लोप हो गया। मन चाहा यानी मन से चाहा, से का लोप हो गया। दिनक रचित यानी दिनकर द्वारा रचित, दिनकर रचित यानी दिनकर द्वारा रचित यानी सूर्य भगवान द्वारा रचित। तो देखिए यहाँ पे द्वारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, यहाँ द्वारा का मतलब से ही होता है, से ही होता है, तो से या द्वारा एक ही है, तो द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ से द्वारा का लोप हो जाता है। मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा। अब नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, तो इसमें के लिए का लोप हो जाता है। इसमें के लिए जो कर्ता चिन्ह होता है ना, इनका यहाँ पे लोप हो जाता है। देखिए आप, पत्र पेटी यानी पत्र के लिए पेटी, यहाँ भी देखिए के लिए का लोप हो गया। पूजा घर यानी पूजा के लिए घर, यहाँ पर के लिए खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पे रेल टिकट यानी रेल के लिए टिकट, यहाँ भी देखिए के लिए का लोप हो जाता है। इसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी देखिए। तो ये कौन से जब आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें के लिए अगर है यानी कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। अब अगला देखेंगे हम, आपादान तत्पुरुष में से चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे पुष्पहीन यानी पुष्प से हीन, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, से, इसमें लोप हो जाएगा। और ये कौन सा हमारा समास का कौन सा उदाहरण है, हमारे समास का कौन सा रूप है, ये आपादान तत्पुरुष है। यानी पुष्पहीन यानी पुष्प से हीन। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, इसमें देखिए से चिन्ह का लोप हो रहा है। सेवा निवृत्त यानी सेवा से निवृत्त, तो से का लोप हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो से का यहाँ भी लोप हो गया। यानी कि जब आप विग्रह करोगे और इस तरह से आपका आता है नेत्र से हीन या सेवा से निवृत्त, जिसके बीच में से आता है वो कौन सा हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें, इसको अच्छी तरह से समझें। और आप एक बार में अगर समझ ना पाएँ
तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ के बच्चों अपने पेपर की तैयारी करें। साथ ही साथ इसमें जो कुछ अभ्यास हैं थोड़े बहुत, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ताकि अगर उस तरह से भी आपके पेपर में आता है तो आप उसे आसानी से कर सकें। इसके बाद है, अब देखिए, संबंध तत्पुरुष। और संबंध में क्या होता है? संबंध का, के, की होता है ना, आपने कारक चिन्ह में पढ़े, संबंध का, के, की होता है ना। तो इनका जो बीच में जब हम विग्रह करेंगे समस्त पद का, तो क्या होगा? का, के, की का लोप हो जाएगा। जैसे देश प्रेमी यानी देश का प्रेमी, तो इसमें का क्या हो जाएगा? लोप। का यहाँ पे देखिए लोप हो गया। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। शिव भक्ति यानी शिव की भक्ति, जब हम विग्रह करेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। पितृ भक्ति यानी पिता की भक्ति, तो यहाँ की का लोप हो रहा है। और ये कौन सा समास कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष। देखिए आप यहाँ पे जलयान है, जल का यान। डाकघर, डाक का घर। राजकुमार, राजा का कुमार। तो जब आप विग्रह करेंगे ना बच्चों, तभी आप इसको पहचान पाएंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अधिकरण, में पै पर हमने पढ़ा था कारक चिन्हों में। तो में पै पर, यहाँ पर में और पर चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे आप बीती है, आप पर बीती, आप बीती यानी आप पर बीती, यहाँ पर का लोप हो गया। आत्मविश्वास में आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास यानी अपने आप पे विश्वास, तो यहाँ पर देखिए, पर का लोप हो जाता है। साइकिल सवार यानी साइकिल पर सवार, पर का लोप हो जाता है। कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ, यहाँ में का लोप हो जाता है। नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, तो क्या होगा? में का लोप हो जाएगा। और ये कला श्रेष्ठ, कलाओं में श्रेष्ठ, तो ये में पै पर अगर हो, विग्रह करने पे पता चले, तो आप समझ लेना, आप पहचान लेना उनको कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द्वंद्व समास, जो कि हमारा तीसरा समास है। समास का तीसरा भेद है। तो इसमें देखिए, द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ही इजी है। इसलिए इजी है कि द्वंद्व समास में जो समस्त पद होते हैं उनके बीच में लगा होता है योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे माता पिता, दिन रात, जन्म मरण, नदी तालाब, है ना, गुण अवगुण, पति पत्नी, बाहर भीतर, लाभ हानि। तो इस तरह आप जब देखेंगे कि जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप फट से पहचान जाना कि वो द्वंद्व समास ही है। आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप इन बातों को थोड़ा थोड़ा, जो इनमें जो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, उन्हें गंभीरता से लीजिए और आप समास 100% सही करके आएंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो हम देखेंगे कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उसका जो उत्तर पद होता है पीछे वाला, वो होता है प्रधान, और पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है, यानी विशेष्य होता है। पहला उपमेय और दूसरा उपमान होता है। जैसे कि नील कमल। अब देखिए यहाँ पे नील कमल, कमल तो है पर कैसा कमल है? ये नीला है, नील कमल है यानी नीला है। कमल की विशेषता को ये बता रहा है। तो नील है जो कमल, है ना, तो नील कमल। पीछे देखिए मिर्च है, और मिर्च कैसी है? हरी, यानी हरी मिर्च क्या हो गया? कर्मधारय समास। शुभ आगमन, शुभागमन, तो शुभ आगमन, तो आगमन तो हुआ, कैसा आगमन? शुभ। तो ये हो गया हमारा, कैसे इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये है कर्मधारय समास। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, तो श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। नील गगन भी है, गगन तो है, कैसा है? नीला। तो इस तरह से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। नतमस्तक है, पीतांबर है, सत्कर्म है, तो आप इसको विग्रह करके आप इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद है उपमेय और उपमान। कमल नयन, कमल नयन, उपमेय और उपमान। कमल नयन, नयन है किसके समान? कमल के समान, कमल के समान नयन। देहलता यानी देह रूपी लता। भवसागर यानी भव रूपी सागर। मृग नयन, मृग के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। नरसिंह, सिंह रूपी नर। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, मुख तो है, कैसा है मुख? चंद्र के समान। तो ये हो गया हमारा उपमा, उपमेय और उपमान।
इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये संख्यावाची होते हैं। इनका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी नंबर्स, इनमें नंबर्स जरूर होते हैं, तो नंबर्स की वजह से हम इनको पहचान पाते हैं। द्विगु और द्वंद्व को पहचानना बहुत ही ईजी है। एक में तो मैंने आपको बताया योजक चिन्ह होता है, और द्विगु में, द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है, और द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे पंजाब, 5 आवों का समूह। आवों क्या होता है, नदियाँ, तो 5 आवों का समूह यानी पंजाब। चौराहा क्या होता है, 4 राहों का समूह, तो चार देखिए संख्यावाची है, तो 4 राहों का समूह क्या हो गया, द्विगु। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, जहाँ 2 पहर एक मिलते हैं उस पहर को हम कहते हैं दोपहर, तो 2 देखिए संख्यावाची है। देखिए यहाँ पंजाब, पन का मतलब हो गया 5, चौराहा 4 हो गया, दोपहर 2 हो गया। त्रिकोण यानी 3 संख्यावाची है। यहाँ भी देखिए तिरंगा में ती है। पंचरत्न में पंच यानी 5 हो गया। त्रिफला में 3 हो गया, 3 हो गया। नवरात्र में 9 हो गया। तो इस तरह से जो द्विगु समास है इनको पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि इनका पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में न पहला न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद आकर प्रधान बन जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। आप जब इसको विग्रह करेंगे लंबोदर को, लंबा है उदर जिसका, आप देखिए दोनों ही पद गौण है इसमें, और इसमें कोई तीसरा पद आकर प्रधान बन जा रहा है। तो इस तरह से हो गया, ये लंबोदर हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका यानी शिव, तो नील है कंठ जिसका, ये भी हो गया बहुब्रीहि। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। दशानन, 10 है मुख जिसके। सुनैना, सुंदर है नयन जिसके। सत्य प्रिया, सत्य है प्रिय जिसको, यानी विशेष व्यक्ति। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका। जिसका वाहन क्या है, हंस। आगे है महावीर, यानी महान वीर है जो। अब देखिए इसमें दोनों पद गौण हो जाते हैं, और तीसरा पद इसमें महावीर हो जाता है, यानी हनुमान। आइए हम देखेंगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होते हैं। तो दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान का संबंध होता है, तो ये कर्मधारय हो जाता है। और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तब ये बहुब्रीहि समास बन जाता है। जैसे अब पीताम्बर, इसको जब हम विग्रह करते हैं, पीत है जो अंबर यानी कर्मधारय बन जाएगा, और पित है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। इसी तरह नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तब कर्मधारय हो जाएगा, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब ये बहुब्रीहि बन जाएगा। आइए हम देखेंगे बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो क्या है कि इसका पहला पद, द्विगु का जो पहला पद है संख्यावाची होता है, और पहला पद दूसरे पद की संख्या को बताता है। और इसमें भी बहुब्रीहि में भी क्या होता है, पहले पद संख्यावाचक होते तो हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की रचना करते हैं, या कोई तीसरा पद आकर यहाँ पर प्रधान बन जाता है, तब ये क्या हो जाता है, तब ये बन जाता है बहुब्रीहि समास। आइए हम देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं का समूह, तब ये द्विगु हो गया। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार जब होगा तब द्विगु हो जाएगा, और 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय ध्वज, तब ये बहुब्रीहि बन जाएगा। इसी तरह त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, तब द्विगु बन जाएगा ये, और 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, तब बहुब्रीहि हो जाएगा। यानी आप जिस तरह से विग्रह करेंगे उस तरह से आपको ये समास आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप पहचान लेंगे इसको। इसके बाद है, आइए हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, हमने सबसे पहले सीखा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर तथा संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, और जब इन समस्त पदों को जब हम पूर्व स्थिति में लाने के लिए लाते हैं, तब इसको हम कहते हैं समास विग्रह करना। विग्रह करने का मतलब ही होता है तोड़ना। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसके बाद समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास।
अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। उसमें जो विभक्ति आती है बीच में, जो विग्रह करने के बाद उस विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में समस्त पद में योजक चिन्ह लगा होता है, जिसे पहचानना द्वंद्व समास को बहुत आसान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण उपमेय तथा दूसरा पद विशेष या उपमान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जिससे इसे भी पहचानना बहुत आसान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद आकर प्रधान हो जाता है। तो ये है इन सब समास की पहचान। आइए बच्चों, हम इसी से रिलेटेड कुछ अभ्यास भी करेंगे ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है त्रिलोचन, कमल नयन, यथाशक्ति। तो अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा था, यथाशक्ति। इसके बाद है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का क्या उदाहरण है बच्चों, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह। तो हमारा ये हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है नील कमल। इसके बाद बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा हंस वाहिनी। तो इस तरह आप फटाफट अगर आपने चैप्टर अच्छे से याद कर लिया, आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप फटाफट करते जाएंगे अपने प्रश्नोत्तर को और अपने अभ्यास को। तो मैं समझती हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बिल्कुल 100% समास को करके आएंगे और आपकी गलती कहीं भी नहीं होगी। अब चलिए हम करेंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण है सर्वप्रिय। इसके बाद हम देखेंगे इसमें भरने वाला है, कुछ इसमें भरने वाला है, तो जो भरने वाला हम पूरा करेंगे। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए। संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसके बाद डैश समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो किसमें होता है संख्यावाची, द्विगु में। इसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में डैश पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में डैश पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कर पुनः वाक्य पुनः लिखिए। अब इसमें मैं पुनः वाक्य तो नहीं लिख पाऊंगी, पर मैं आपको बताती जाऊंगी और आप सुन के करते जाइए। आप जैसे दिन में मैंने भर पेट खाना खा लिया था, तो भर पेट का क्या होगा, पेट भर कर। क्या हो जाएगा इसमें, इसको विग्रह जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, पेट भर कर, पेट भर कर लिखेंगे। और ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव पहला। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हो जाएगा पिताजी बाजार से दीवार घड़ी लाए। तो दीवार घड़ी को जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दीवार के लिए घड़ी। क्या हो जाएगा, दीवार के लिए घड़ी, ये हो गया इसका विग्रह। और ये हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, दीवार के लिए तत्पुरुष हो जाएगा। दीवार के लिए देखिए इसमें जो के है परसर्ग का लोप हो जाएगा। मेरे बेटे के मृग नयन हैं, तो मृग नयन को विग्रह करेंगे हम तो मृग के समान नयन। क्या लिखेंगे हम, मृग के समान नयन। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा मृग के समान नयन यानी कर्मधारय। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। अब मैं इसमें ना शॉर्ट लिख देती हूँ, आपका पहला हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष, तीसरा हो जाएगा कर्मधारय। अब चौथा हम देखेंगे माता पिता। अब तो इसको पहचानना तो बहुत ही इजी है ना, इसको आप तो फटाफट पहचान जाएंगे। तो इसको विग्रह भी आप अच्छे से कर सकते हैं। माता पिता यानी माता और पिता। क्या हो जाएगा, माता और पिता। और ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व। ये द्वंद्व समास हो गया। आखिरी में है मेरे पास विद्या धन है। इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, विद्या रूपी धन। क्या लिखेंगे हम इसका, विद्या रूपी धन। और ये बन गया देखिए हमारा विद्या रूपी धन।
और ये विद्या रूपी धन हमारा हो जाएगा विद्या रूपी धन, यानी कर्मधारय हो जाएगा ये। विद्या रूपी धन हमारा क्या बन जाएगा? कर्मधारय। और ये हो गया हमारा, पूरा हो गया पाठ। और मैं समझती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और अपने अभ्यास को भी पूरा कीजिए। मैं समझती हूँ कि आपको समास में पूरे नंबर मिलेंगे। आपके पेपर अच्छे से हों और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।